ओके, सो इसमें हम So the main article is India gets a waiver on US sanctions against Iran port. ओके, तो इससे क्या समझ रहे हैं आप इस आर्टिकल से, इस हेडलाइन से क्या समझ में आ रहा है आपको? वेवर क्या होता है? नहीं, वो वीवर होता है, ये वेवर वीवर होता है, वो WEAVER, दिस इज वेवर। वेवर का मतलब होता है छूट, रिलीफ, हाँ छूट। तो इंडिया गेट्स अ वेवर ऑन यूएस सैंक्शंस, यानी इंडिया को यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शन से छूट मिली है। सैंक्शंस तो आप जानते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड एंड इंटरेक्शन। तो ये छूट मिली है यूएस के किसके, किस चीज़ के अगेंस्ट ईरान पोर्ट, यानी ईरान के किसी पोर्ट पर जो सैंक्शन लगाया था यूएस ने, उससे इंडिया को छूट मिल गई है। ये समझ गए हेडलाइन? ओके, तो अभी आप करंट में पढ़ रहे होंगे कि ईरान पर जो है कई तरह का सैंक्शंस लगा दिया था यूएस गवर्नमेंट ने। तो जब सैंक्शन लगा दिया, यानी कि जो भी कोई अगर जो ईरान से ट्रेड करेगा, तो उस पर जो यूएस के एलाइज हैं, जो यूएस से फ्रेंडली नेशंस हैं, उन पर एक तरह से ये रोक लगा दी गई कि यू कैन नॉट ट्रेड विथ ईरान। और किसी खास पोर्ट का यहाँ मेंशन है, यानी कि उस पोर्ट से आप कुछ भी वहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत स्पेसिफिक है, ऐसे जनरली पूरे कंट्री के अगेंस्ट लगा दिया जाता है, तो उससे कोई भी तरह का ट्रेड एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ किसी पोर्ट की बात किया है, आगे लिखा भी है नीचे नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि यूएस रिलीफ ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट चाबहार केम इनटू फोर्स फ्रॉम वेंसडे। तो चाबहार पोर्ट है ईरान का, और ये काफ़ी हाईलाइट में रहा है ये पोर्ट, ठीक है। इंडिया का इससे अक्सर ट्रेड होता है यहाँ से। तो ये कह रहा है कि यूएस रिलीफ ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट चाबहार, यानी कि चाबहार पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चाबहार पोर्ट को आप मैप में भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, एटलस होगा शायद आपके पास। तो हाँ, तो खैर जहाँ भी एटलस या मैप पर इंटरनेट जहाँ से भी देख लेंगे ईरान में उसका लोकेशन, ठीक है, काफ़ी ये हाईलाइट में रहता है। तो ये कह रहा है कि चाबहार पोर्ट पर जो यूएस ने रिलीफ दिया सैंक्शंस, यानी कि सैंक्शन जो रोक लगाई थी उससे छूट दिया, राहत दी, रिलीफ, केम इनटू फोर्स फ्रॉम वेंसडे, वो वेंसडे से वो लागू हो गया, यानी कि वेंसडे से वहाँ पर ट्रेड कुछ पॉसिबल हो पाएगा। सप्लाईज टू अफगानिस्तान कैन नाउ बी सेंट वाया द पोर्ट, यानी अफगानिस्तान को किसी भी तरह की मदद सामग्री या ट्रेड गुड्स जो है ये सब सप्लाई किया जा सकेगा इस पोर्ट से। इन सितंबर द यूएस सेड इट वुड रिवोक द वेवर ऑफर्ड इन 2018, और सितंबर में यूएस ने कहा था, यानी इस साल के सितंबर में यूएस ने कहा था कि ये जो 2018 में जो सैंक्शन लगाया गया था उससे जो है वेवर यानी छूट दे देगा, ठीक है। नहीं, इट वुड रिवोक द वेवर ऑफर्ड इन 2000, हाँ, जो पहले 2018 में छूट लगाई गई थी, ठीक है, तो उस छूट को वो वापस, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, वापस ले लेना। तो यूएस सेड इट वुड रिवोक द वेवर ऑफर्ड इन 2018, यानी कि जो छूट दी गई थी 2018 से, तो सितंबर में यूएस ने कहा था कि ये उस छूट को हटा देगा, यानी फिर से लग जाएगा सैंक्शन। तो वो हटा दिया होगा, छूट वापस ले लिया होगा और फिर से उसने छूट दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें आप जैसे मेन आर्टिकल्स जो होते हैं या बड़े आर्टिकल्स होते हैं उनमें फोटोग्राफ के भी नीचे कुछ लिखा होता है, उसमें भी इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, नीचे हेडिंग दिया है फोटोग्राफ के, वाइटल लिंक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये लिंक है चाबहार पोर्ट जो है। इंडिया हैज बीन एसोसिएटेड विथ चाबहार पोर्ट सिंस 2005। हाँ,
मोबाइल रहने दीजिए शांति से। हाँ, इंडिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ चाबहार पोर्ट सिंस 2005 when it entered into an agreement with ईरान। तो ये चाबहार पोर्ट जो है ये इंडिया उससे यानी 2005 से इंडिया का वहाँ ट्रेड होता रहा है वहाँ से, जब उसने ईरान से एग्रीमेंट किया था 2005 में। तो ये आज समझ लीजिए कि 20 साल हो चुके हैं वहाँ से ट्रेडिंग करते हुए चाबहार पोर्ट से ईरान से। और उस पर जो है बीच में रोक लगाया था ईरान ने, सैंक्शन लगाया था यूएस ने, और फिर अभी उस पर छूट दिया गया है इंडिया को। उसके बारे में तो आर्टिकल का आपको मेन आइडिया लग गया। और वहाँ से अफगानिस्तान के लिए भी जो है वो गुड्स को अलाउ किया गया है इस चाबहार पोर्ट से। तो ये आर्टिकल है आपका अभी फ़िलहाल का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रहा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, दुनिया की व्यवस्था, और जिस तरह से देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें यूएस का जो एक वर्ल्ड ओवर में एक जो थोड़ा सा उसका हेजीमोनी बोलते हैं, यानी कि दबंगई, हेजीमोनी उसका जो, तो वो चल रहा है, उसका डोमिनेंस चल रहा है। और उसमें जो है जैसे एशिया में है कंट्रीज, जैसे इंडिया है, अब इंडिया है, ईरान है, आपको पता है इशूज़ की, ईरान है वो जो है तो मुस्लिम कंट्री है, तो वो इसके खिलाफ रहता है जो है कई बार आपके इज़राइल इसके जो है, तो यूएस जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है, इसलिए वो ईरान के खिलाफ रहता है। और इंडिया जो है उसने पहले वो ईरान के साथ उसका मिला जुला रहा है, कभी कई उसने सपोर्ट भी किया, फिर बीच में इसने सपोर्ट छोड़ दिया था ईरान का। लेकिन फिर इंडिया ने देखा कि भाई हमें किसी से ज़्यादा दोस्ती और दुश्मनी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपना ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी इंडिया के लिए जो है वो ऑयल पेट्रोलियम सबका अच्छा ये है, सोर्स है गैस का भी। और इसमें है कि ईरान ने इसमें अलाउ किया था, देखिए पहला कंट्री था ईरान जिसने इंडियन रुपी में ट्रेडिंग करना शुरू किया था इंडिया के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था कि मतलब डॉलर छोड़ के अब इंडियन करेंसी को रिकॉग्नाइज और उसमें ट्रेडिंग, तो इंडिया को भी इससे काफ़ी फ़ायदा था, इसका अपना करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा था और अपना करेंसी में इसका ट्रेडिंग हो रहा था, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत है। इसलिए इंडिया ने, यूएस ने प्रेशर दिया इंडिया को कि ईरान से आप कट ऑफ कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने कहा कि नहीं, हम ईरान से ट्रेडिंग करेंगे। तो ये सब बातें हैं समझने की, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ रशिया, हमने रशिया को भी यूएस ने कहा, रशिया पर भी सैंक्शन लगाया कि रशिया से मत लीजिए। तो इस तरह से अब हमारा कैसे वर्ल्ड में हम अपना दूसरे दोस्तों के साथ हम अपनी फ्रेंडलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं, या तो ये उन बातों को समझने की बात है यहाँ पर। तो ये मेन आर्टिकल है आपका इंडिया यूएस और ईरान रिलेशंस पे। उसके बाद है कल की एक न्यूज़ है, पुलिस रेस्क्यू 19 पीपल हेल्ड होस्टेज इन मुंबई स्टूडियो, कैप्टर शॉट डेड। तो न्यूज़ में देखा होगा शायद आपने कि एक जगह एक स्टूडियो में बच्चों को कुछ एक जो है एक आदमी ने होस्टेज बना लिया, यानी कि उनको एक तरह से कैद कर लिया था, और उसमें जो है फिर वो कुछ डिमांड्स वो रखना चाह रहा था, लेकिन उसको फिर तुरंत जो है बच्चों की खतरा को देखते हुए उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बचाने का कोशिश किया गया, जिसमें उसको गोली लगी और वो मारा गया। तो उसके बारे में डिटेल है, तो थोड़ा इसको समझने का है कि अब होस्टेज सिचुएशन, जैसे अब तक हम लोग ये सब चीज़ें फिल्मों में देखते थे, इंग्लिश फिल्मों में और फॉरेन फिल्म्स में सब सिचुएशन दिखाया जाता था, या फिल्मों में यहाँ भी होता था दिखाते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ था। तो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट कि जहाँ जो है मतलब 17 बच्चों को जो है वो होस्टेज बना के और कुछ अपनी बात रखना चाह रहा था। खैर फिर एक और इधर साइड में टावर में, यानी कि लंबे जो लेफ्ट साइड में नियर बाई है टावर, इसको बोलते हैं, एक लंबे में ऊपर नीचे न्यूज़ होता है। लेफ्ट साइड में गुजरात रीओपन्स 41-year-old केस ऑन एक्स आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने 41 साल पुराना कोई आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ केस को फिर से वो जो है खोला है, ये हाईलाइट है।
एनीवे इसके बाद देखते हैं बड़ा जो है एक फोटोग्राफ है, इनक्रेडिबल नॉक। तो अनशेकेबल ग्रिट, इनक्रेडिबल नॉक, नॉक तो यहाँ कहा जा रहा है यानी कि बैटिंग की जो नॉक होती है उसके बारे में, कि मतलब बहुत अच्छा बैटिंग हुआ है किसी खिलाड़ी ने। इनक्रेडिबल यानी काफ़ी तारीफ के काबिल। हाँ, अनशेकेबल ग्रिट, अनशेकेबल यानी जिसको हिलाया नहीं जा सके, जिसको डिगाया नहीं जा सके। ग्रिट, ग्रिट का मतलब होता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो अनशेकेबल ग्रिट नीचे सब हेडिंग दिया है। जेमिमा रॉड्रिगेज acknowledges applause after leading India into the Women's World Cup final with a fabulous unbeaten century against defending champion Australia at Navi Mumbai on Thursday। तो जेमिमा रॉड्रिगेज जो है, जो यहाँ थम्स अप का साइन दे रही हैं, उन्होंने सेंचुरी जो है अनबीटन यानी नॉट आउट हुई और सेंचुरी हिट किया जो है, तो फाइनल में ले गई हैं। तो उनका फोटो तो ठीक है। इसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट जेमिमा रॉड्रिगेज स्कोर्ड सेंचुरी। सेमीफाइनल है, फाइनल में अब इंडिया गई है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एनीवे नेक्स्ट नीचे में बड़ा एक आर्टिकल है, ट्रम्प जी सीक ट्रेड वॉर ट्रूस, टेक अ स्टेप बैक इन वॉर ओवर टैरिफ्स रेयर अर्थ। अब यहाँ जो है ये यूएस और चाइना इन दोनों के रिलेशंस पर ये आर्टिकल है। अभी का जैसा आप देख रहे हैं कि देखिए, अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड में इस समय तो चाइना जो है वो यूएस को धीरे धीरे थ्रेटन कर रहा है। चाइना जो है एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभरना चाह रहा है और यूएस को थ्रेटन कर रहा है। तो यहाँ देखिए, अब चाइना, अब आप समझ सकते हैं कि चाइना और यूएस आमने सामने डिसाइड कर रहे हैं। तो चाइना अब एक अलग पोजीशन में आ चुका है दुनिया में और वो वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करने की पोजीशन में है। तो यहाँ है कि ट्रम्प एंड जी, माने दोनों देश के प्रेसिडेंट्स जो हैं, दे सीक ट्रेड वॉर ट्रूस। ये सीक, ट्रूस का मतलब क्या होता है? ट्रूस का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता, शांति। ट्रूस जो है जनरली कहते हैं जब लड़ाई होती रहती है और उसमें हम शांति चाहते हैं, शांति कर लेते हैं, तो उसको ट्रूस कहते हैं। तो यहाँ ट्रेड वॉर ट्रूस बोला, यानी कि जो ये फिजिकल वॉर नहीं है, हमारा ट्रेड वॉर है, बिजनेस का वॉर। यानी अभी आपने देखा होगा करंट में कि दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए, है ना, बहुत तरह के गुड्स एक दूसरे के बैन किए, या मतलब एक दूसरे के बिजनेस और इकोनॉमी को अफेक्ट करने की कोशिश थी। या दूसरी तरफ का ये कि दोनों अपने अपने लिए इकोनॉमी के लिए बेहतर प्रॉफिट्स बेनिफिट्स चाहते थे। तो इस वजह से जो भी कारण हो, एक ट्रेड वॉर जैसा चल रहा था दुनिया में कि कभी चाइना टैरिफ्स लगा रहा था नए नए, तो कभी यूएस उधर से टैरिफ लगा दे रहा था चाइनीज गुड्स पे। तो यहाँ पर है कि ट्रम्प जी सीक ट्रेड वॉर ट्रूस, यानी दोनों अब चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड यानी कि व्यापार में एक लड़ाई जैसी चल रही है उसको हम रोक दें, शांति कर लें आपस में। टेक अ स्टेप बैक इन वॉर ओवर टैरिफ्स, यानी अब ये जो लड़ाई, टैरिफ्स की लड़ाई चल रही थी, टैक्स की लड़ाई चल रही थी, उससे एक कदम पीछे अब हटना चाह रहे हैं। एंड रेयर अर्थ्स, एक तो टैरिफ और दूसरा रेयर अर्थ। रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, शॉर्ट में रेयर अर्थ्स लिख दिया है। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं ये ऐसे कुछ खास मेटल्स होते हैं जिनका कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस और कई तरह के उसमें। और इनको रेयर अर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेयर होते हैं, जल्दी हर जगह मिलते नहीं, इसीलिए इनको रेयर कहा जाता है। तो चाइना में इनका काफ़ी ये है स्टोरेज है और यूएस के पास भी है ठीक ठाक।
तो इसीलिए रेयर अर्थ के भी ट्रेडिंग में ये चाह रहे हैं कि आपस में हम शांति कर लें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ के बगल में लेफ्ट साइड में जो पैराग्राफ है उसमें देखिए लिखा गया है कि द यूएस लीडर सेड द टॉक्स yielded an extendable 1-year deal on China's supply of crucial rare earths materials that are essential or for sophisticated electronic components across a range of industries। यानी कि यूएस लीडर यानी यहाँ ट्रंप की बात कही जा रही है कि ट्रंप ने कहा है कि जो बातें हुई, आपस में बातचीत हुई, उससे एक साल के लिए जो है वो बढ़ाने की बात हुई है। चाइना जो यूएस को सप्लाई कर रहा है रेयर अर्थ्स, क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट, रेयर अर्थ्स यानी ऐसे मेटल्स जो हैं, मटेरियल्स दैट आर इसेंशियल फॉर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगते हैं आजकल डिवाइसेस में, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है रेयर अर्थ मेटल्स। तो उसकी सप्लाई करने के एक साल के लिए उसको बढ़ाने का एग्रीमेंट चाइना की तरफ से हुआ है। आवाज़ कैसी आ रही है? बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक। तो ये जो है ये आर्टिकल जो है आपका, ये यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड और टैरिफ वार चल रहा था और रेयर अर्थ के सप्लाई को लेके दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उससे लेके है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो क्या है इश्यूज, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी को, एक सभी देशों को अफेक्ट करता है, तो इंडिया को भी अफेक्ट कर रहा है। अभी इंडिया में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी जीएसटी रेट कुछ चेंजेस हुए हैं, कट किए गए हैं, उनसे भी प्रभाव पड़ा है चीज़ों, गुड्स के प्राइसेस पर। और ये वर्ल्ड ओवर जो है आपका टैरिफ्स जो बहुत ज़्यादा चेंज हुए, उसकी वजह से भी बहुत दाम में फ़र्क आए हैं चीज़ों के। तो ये हमें समझना है इसको पढ़ के कि हाँ यूएस का क्या इसमें है, चाइना का क्या स्टैंड है। तो ये आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ है और समझेंगे आप। रेयर अर्थ मेटल आप खोज के देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, चाइना किन किन उनके पास है, चाइना के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट पेज स्टेट्स का न्यूज़ है। पंजाब फार्मर्स वार्न ऑफ प्रोटेस्ट्स, सीक विड्रॉल ऑफ स्टबल बर्निंग केसेस। पंजाब में किसानों ने जो है यहाँ ये चेतावनी दी है कि हम फिर से प्रोटेस्ट करने लगेंगे। तो जो स्टबल बर्निंग केसेस लगाए गए हैं, जिन किसानों के खिलाफ जो खेत में पराली बची होती है उसको जलाने के लिए, क्योंकि अब एक क्राइम किया जा चुका है, पराली जलाना खेतों में ये एक तरह से क्राइम है। तो खास करके दिल्ली नॉर्थ में जो भी स्टेट्स हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ तो ये मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट इसको मना किया गया किसानों को कि आप पराली जलाइए नहीं, बल्कि उसकी जगह उसको आप खेत में मिट्टी में दबा दीजिए, वो आपको आगे के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा। लेकिन अब है कि किसानों की जैसी आदत है पुरानी, अपनी आदत नहीं बदलना चाहते हैं, उनको आसान लगता है कि बस आग लगा दो अपने आप सारा जल जाएगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो कितना पोल्यूशन हो रहा है उससे, और दूसरी बात कि वो हम एक मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ अपने आप मिट्टी में जाके और सड़ के वो फर्टिलाइज़र बन जाएगी, उसको हम जला के पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो उन्होंने मांग की है पंजाब के किसानों ने कि जो स्टबल यानी कि नीचे जो बचा रह जाता है कटाई के बाद थोड़ा सा जो है प्लांट का, क्रॉप का, पराली जिसे हिंदी में, हाँ हाँ, नहीं उसी को कहते हैं। तो उसको जलाने के कारण बहुत सारे किसानों के खिलाफ केस दायर किया गया है पुलिस के द्वारा। तो वो जो है उनका है कि वो हटा लिया जाए, केस वापस ले ली जाए, ऐसा है। तो इसको भी आप समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये सभी जगह का मामला है। मतलब किसान हर जगह, खेती एग्रीकल्चर तो हर जगह है और हर जगह आग लगा देते हैं लोग। अब ये पंजाब का स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ये हर जगह की समस्या है। पोल्यूशन जो है और
किसानों को समझने की ज़रूरत है कि भाई जिसको हम जला रहे हैं वो हमारे लिए एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत होती है कि उसको मिट्टी में थोड़ा सा जोतना होता है ताकि वो मिट्टी में दब जाए, तो वो नहीं करना चाहते हैं वो भी किसान कि भाई कौन मेहनत करे, उसको सीधे आग लगा दो अपने आप जल जाएगा सब। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम अपने लिए बीमारी क्रिएट कर रहे हैं। पॉल्यूशन, हम इतना स्मोक पैदा कर रहे हैं एनवायरनमेंट में जो कल को हमें ही वो सांस में लेना पड़ेगा, हमारे ही बच्चों को लेना पड़ेगा। ये नहीं समझते हैं, अवेयरनेस नहीं है। एनीवे, फिर है उसके राइट साइड में फर्टिलाइज़र शॉर्टेज। ठीक है, तो कहीं फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज का मामला है। फार्मर्स बिड टू एंड लाइफ ट्रिगर्स अप्रोवर। तो ये जो है लखनऊ का, हम देख सकते हैं लखनऊ की न्यूज़ है, लखनऊ से आया है कि फर्टिलाइज़र की कमी के कारण किसान ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की और इसको लेके अप्रोर हुआ, यानी कि बहुत ही बवाल हो गया है। ठीक है, कि खाद न मिलने के, ट्रिगर मतलब वो तेजी से, मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, टू स्टार्ट समथिंग क्विकली। हाँ हाँ, ट्रिगर का जैसे ट्रिगर होता है ना, हम पिस्टल वेपन में ट्रिगर करते हैं तो वो फायर करता है, एक बड़ा एक रिएक्शन होता है। तो वैसे ही ट्रिगर्स मतलब जो है होता है कि कोई सडनली कोई बड़ा उसका इफेक्ट हो, ऐसा कोई एक्शन जो है। तो यहाँ पर कहा है कि फार्मर ने जो अपनी जान लेने की कोशिश की है क्योंकि उसके पास खाद नहीं था खेती करने के लिए, तो इससे अचानक बहुत बवाल जो है वहाँ फैल गया है लोगों के बीच में। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, जहाँ एक फार्मर ने उसको खाद नहीं मिलने के कारण अपनी जान देने की कोशिश की है और उसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में उसने कहा है कि जो है, जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो फर्टिलाइज़र सिर्फ कुछ लोगों को दे रहे हैं जबकि गरीबों को वो नहीं दे रहे हैं खाद वगैरह, तो इसलिए वो अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो गया है। तो इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा भड़क गया है और वायरल हो गया है वीडियो। खैर, इसको देखेंगे। अब लेफ्ट साइड में आएंगे, फिर इन ब्रीफ यानी छोटे में थोड़े में खबर, नौरा देही टू बिकम थर्ड होम फॉर चीताज इन एमपी, सीएम। तो एमपी में सीएम जो मोहन यादव हैं, उन्होंने कहा है कि नौरा देही यानी कोई वहाँ जगह है नौरा देही, टू बिकम थर्ड होम फॉर चीताज, यानी कि चीताओं के लिए वहाँ पर थर्ड जो है सेंचुरी बना है। नौराडेही सेंचुरी है, नीचे आप न्यूज़ में देख सकते हैं। उसमें सेंचुरी जो होता है फर्स्ट प्रोटेक्शन का जो लेवल होता है, दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ जानवरों को एक सेंचुरी का मतलब होता है क्या बोले, शरणगाह कह लीजिए, कि जहाँ उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सेंचुरी जो होता है उसमें जानवरों को जनरली उनको किसी तरह का छेड़छाड़ मारना, हंटिंग, ये सब मना होता है। तो सेंचुरी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो सेंचुरी जो होता है उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, आने जाने पर भी रिस्ट्रिक्शन थोड़ा होता है और हंटिंग पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो एक चीता के लिए ये तीसरा जो है, ये वहाँ सेंचुरी एमपी में नौरा देही, ठीक है, ये बनाया गया है। तो आपको ये जगह वगैरह का नाम याद रखना है, किस जानवर के लिए है, चीता के लिए किस स्टेट में है, एमपी में है, इसको पढ़ लीजिएगा न्यूज़ को जो है। उसके बाद इसमें जनरल न्यूज़ हैं, उसमें जो है कोई खास नहीं है उसमें आपके हिसाब से। नेक्स्ट पेज में आते हैं। कर्नाटका एचसी स्टेज प्रोब इन धर्मस्थल बरियल्स केस। तो
कर्नाटका हाई कोर्ट ने वहाँ कुछ केस चल रहा होगा धर्मस्थल बरियल का, यानी धर्मस्थल के नाम से वहाँ कोई जगह होगी जहाँ की लोगों को दफनाया जाता होगा, तो वहाँ पर कुछ केस चल रहा होगा, उसको रोक दिया है। तो ये स्टेट इशू है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है। आरएसएस मार्च इन कर्नाटका, हाँ ये देख सकते हैं क्योंकि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, थोड़ा रिलीजन से जुड़ा मामला है। आरएसएस मार्च, तो कर्नाटका में आरएसएस मार्च करना चाह रही थी, उसको रोक लगाया गया था, तो उससे जुड़ा हुआ मामला है ये। कहीं ना कहीं हिंदू जो थोड़ा सा कट्टरपंथी जो विचारधारा है आरएसएस की, तो उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको समझेंगे कि क्या है और वहाँ हाई कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या सोच है इनकी। उसके बाद इसमें नीचे एक जो है बड़ा न्यूज़ है, टेक ड्रिवन एफर्ट्स रिड्यूस्ड साइक्लोन इम्पैक्ट लॉस एट ₹5,265 crore सेज नायडू। 1 मिनट अभिषेक। पालक का साग लाया तो उसको बना दे, साग ही बना देते हैं। हाँ बना दो। और इतनी वो घुगनी है, दे दे उसी को खाने अभी। हाँ दे दो। कुछ है नहीं। हाँ दे दो दे दो, हमको भूख लगा हुआ, कुछ दे ही दो। वो तुम बना दे। हाँ बना। तो खा लेंगे। एक ही साथ दो बना के। हाँ ओके, सो tech driven efforts reduced cyclone impact loss at ₹5,265 crore says Naidu। तो यहाँ अभी जो आपको पता है कि साइक्लोन आया है मोथा, या क्या नाम है, तो उसकी वजह से जो पूरे देश में बहुत बारिश हुई है, हवाएं चली, यहाँ भी हवा चल रही थी, जो सोचिए आंध्रा कोस्ट पर आया है, और यहाँ बिहार में भी हवाएं चल रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ इस साइक्लोन मोथा की वजह से, तो टेक ड्रिवन एफर्ट्स यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो प्रयास किए गए, उससे जो है साइक्लोन का जो प्रभाव पड़ा उसको काफ़ी कम किया जा सका। यानी जो नुकसान पहुंचाया इस साइक्लोन ने, उसका नुकसान को काफ़ी कम किया जा सका टेक्नोलॉजी की मदद से। और लॉस एट ₹5,265 करोड़, यानी कि जो एस्टिमेटेड लॉस है लगभग 5,265 करोड़ का नुकसान बताया है नायडू, वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। तो साइक्लोन और उससे क्या नुकसान होते हैं, कैसे उससे रिलीफ वर्क किया जाता है, क्या रिलीफ की ज़रूरत होती है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है साइक्लोन से हुए नुकसान को कम करने में या रोकने में, तो ये आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। इसमें ये साइक्लोन और ये सब अक्सर आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम्स में, तो इसको आप समझेंगे। उसके बाद फिर एक न्यूज़ है उसके लेफ्ट साइड में, केरला डिमांड्स विड्रॉवल ऑफ सेंटर्स ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी। फोटोग्राफ में भी ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ वर्कर्स को काम करते हुए जो है दिखाया गया है। ये न्यूज़ जो है कि केरला गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को उसने डिमांड किया है उससे कि आपने जो अभी लेबर पॉलिसी एक ड्राफ्ट उसका तैयार किया है, लेबर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट, क्योंकि कोई भी बताया आपको कि कोई भी जैसे लॉ बनाना होता है या पॉलिसी बनानी होती है तो पहले उसका एक ड्राफ्ट यानी रफ तैयार किया जाता है और उसको सबके बीच में सर्कुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में, सभी, और उस पर फिर उनका फीडबैक लिया जाता है कि किसका क्या कहना है। उसके बाद फिर उसको उसमें रिवाइज किया जाता है, जैसा सजेशन मिलता है उसके अनुसार फिर आगे वो लॉ, बिल या पॉलिसी बनाई जाती है। तो यहाँ केरला गवर्नमेंट ने जो है ये रिक्वेस्ट किया है, डिमांड किया है कि सेंटर गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट से कि आप जो ड्राफ्ट
लेबर पॉलिसी लाए हैं, यानी कि लेबर पॉलिसी का जो रफ फॉर्मेट आप लाए हैं इसको आप विड्रॉ कर लीजिए, वापस ले लीजिए। तो अब इसमें आपको पढ़ना है, समझना है कि केरला गवर्नमेंट का क्या इसमें व्यू है, क्या उसके मतलब ग्रीवेंसेस हैं, क्यों वो इसको वापस लेने कह रहा है, और सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर। तो ये सब आप लेबर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इसको समझेंगे। उसी के नीचे देखिए, कर्नाटका टू सीक ₹1545 करोड़ फ्रॉम सेंटर फॉर रेन डैमेजेस। यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से लगभग 1,500 करोड़ रुपए जो है वो बारिश के चलते हुए नुकसान से के लिए, उसके रिलीफ के लिए मांगने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट ने किया। इसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद नीचे है, लंग्स फॉर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कैरिड ऑन बेंगलुरु मेट्रो। तो ये देखिए बड़ा अच्छा न्यूज़ है कि मेट्रो से जो है ट्रांसप्लांट के लिए लंग्स को ले जाया गया सक्सेसफुली। तो इट इज़ अ बिग न्यूज़ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जो आपको मैंने ग्रीन कॉरिडोर समझाया था तो ग्रीन कॉरिडोर ऐसे ही लंग्स ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ऐसे केसेस में क्रिएट किया जाता है ताकि, क्योंकि उसका बहुत शॉर्ट टाइम में उसको पहुंचाना होता है डोनर से रिसिपिएंट के पास, वरना वो ऑर्गन वो जो है इनफेक्टिव हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसीलिए उस समय पूरा ट्रैफिक को उस समय जो है वो क्लियर रखा जाता है ताकि जिस भी व्हीकल में, एम्बुलेंस में वो जा रहा है ऑर्गन, उसको बिल्कुल रास्ता खाली मिले और वो तुरंत रैपिडली इट कैन रीच द हॉस्पिटल। तो उसी तरह यहाँ देखिए न्यूज़ है कि मेट्रो से बेंगलुरु में ले जाया गया लंग्स को ट्रांसप्लांट के लिए और हो गया ट्रांसप्लांट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ दैट इवन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सो वेल मैनेज्ड that a successful lung transplant could be done using the public transport, the Bengaluru metro। तो इसको भी आप पढ़ेंगे। हमारे यहाँ मेट्रो देखिए शुरू हुआ है और होने वाली है आगे, और तो ये उनके लिए भी एक लेसन है कि किस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट करके इतना इफिशिएंटली देखिए मेट्रो से ले जाया गया। राइट साइड में फिर इसके न्यूज़ है, देखिए, सपोर्ट प्राइस हाइक ब्रिंग्स होप टू केरलाज रबर हार्टलैंड बट सेप्टिसिज्म लिंगर्स। तो केरला में एक नई आशा आई है लोगों में जो रबर के कल्टीवेशन से जुड़े हुए हैं। तो रबर हार्टलैंड, यानी हार्टलैंड बोलते हैं जो कोर एरिया है, तो जो रबर उगाने का कोर एरिया है वहाँ के लोगों को काफ़ी एक नई आशा जगी है कि जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, या जो भी है गवर्नमेंट ने, ये सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो होता है, तो सपोर्ट प्राइस को बढ़ा, हाइक मतलब बढ़ाया है। बट सेप्टिसिज्म लिंगर्स, लेकिन फिर भी लोगों के मन में भी शंका, सेप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, तो सेप्टिसिज्म यानी कि आशंका, शंका, ये लोगों के मन में अभी भी लगा हुआ है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो ये रबर कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, सरदार पटेल्स विजन एंड द मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी टुडे। ये आर्टिकल कंट्रीब्यूट करने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। अब उन्होंने लिखा है या बस अपना फोटो लगवा दिया है, लेकिन खैर। तो ये जो है आपके हमारे देश के नेशनल यूनिटी और सरदार पटेल के जो सोच थी उससे जुड़ा हुआ ये लिखा गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे।
नेक्स्ट जो बड़ा आइटम है, न्यूज़ एनालिसिस है एक्चुअली। ट्रम्प जी बॉनहोमी एंड रेफरेंस टू G2 में इम्पैक्ट इंडिया एंड क्वाड। यहाँ देखिए क्या है कि अभी आपने जो शुरू में देखा कि ट्रम्प और जी के बीच में कुछ डील होने की चांसेस लग रहे हैं। तो ट्रम्प और जी बॉनहोमी का मतलब होता है दोस्ती, क्लोजनेस। हाँ, तो ट्रम्प जी बॉनहोमी यानी कि ट्रम्प और जी के बीच में जो दोस्ती, यानी कि यूएस चाइना दो आपस में कर रहे हैं। एंड रेफरेंस टू G2, और बात उठ रही है G2 की, ग्रुप ऑफ टू, यानी कि अब ये दोनों ही एक आपस में एसोसिएशन बना के, और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ा ये न्यूज़ एनालिसिस है एक्चुअली, कि ट्रम्प और जी की जो आपस में दोस्ती चल रही है एंड रेफरेंस, और ऐसा बात उठाया जा रहा है कि G2 यानी ये दोनों मिलकर एक आपस में ग्रुपिंग करेंगे, में इम्पैक्ट इंडिया एंड क्वाड। उससे इंडिया को प्रभाव पड़ सकता है, और क्वाड, जो कि क्वाड का मतलब होता है फोर कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है क्वाड, इन दोनों को ये प्रभाव कर सकता है, इनका दोस्ती जो है। तो ये उससे जुड़ा है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आप इसको पढ़ के समझेंगे। नेक्स्ट है राइट साइड में, जस्टिस सूर्यकांत टू टेक ओवर एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन November 24। नहीं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये तो उनके रिटायरमेंट एज पर होता है कि कब रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो बनते हैं, और फिर उनका जब रिटायरमेंट का एज होता है तो उस रिटायर हो जाते हैं। इसमें कोई टेन्योर नहीं होता है, ठीक है, कि 1 साल, कोई 2 महीना भी हो सकता है, क्योंकि अगला फिर हो सकता है आ जाए, वो रिटायर हो जाए 2 महीना में। तो ये सीनियरिटी और उनके रिटायरमेंट एज पर होता है। तो नेक्स्ट जो है, जस्टिस सूर्यकांत जो हैं हमारे 53rd चीफ जस्टिस के तौर पर चार्ज लेंगे November 24 को। 24 नवंबर को ये अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो जाएंगे, जस्टिस सूर्यकांत। तो ये लगता है लगभग 16 महीने के लिए जो है रहेंगे, February 27 तक, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं अपॉइंटमेंट होता है, ये जस्ट बोले कि जैसे जैसे जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो अपने आप उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। इस तरह से चलता है जनरली ट्रेडिशन। उसके बाद यहाँ है नेक्स्ट न्यूज़ है, रिटायर्ड IPS ऑफिसर मूव्स SC ओवर स्टे इन 41-year-old केस। तो रिटायर्ड कोई IPS ऑफिसर है जिसके खिलाफ आपने पढ़ा कि गुजरात में केस खोला गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया है कि स्टे किया जाए, इसको रोका जाए। तो इसको देखेंगे क्या है, क्या मामला है, किस चीज़ को लेके केस फिर से खोला जा रहा है, समझेंगे। फिर बड़ा सा फोटोग्राफ है, इन फुल स्विंग, ट्रीट फॉर द आइज, रिहर्सल्स आर अंडर वे फॉर एकता दिवस परेड टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट एकता नगर इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में सरदार पटेल का 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए एक ये चल रहा है, और उसको एकता दिवस परेड का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये उसी तरह बताया कि जैसे US में और कंट्रीज़ में होते हैं कुछ परेड्स वगैरह होते हैं ख़ास दिनों पर, वैसे क्रिएट किया जा रहा है यहाँ भी, और एक टूरिज्म का भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ देश के एकता को लेके लोगों को जगाने की भी कोशिश हो रही है।
तो एकता दिवस परेड है, इसको याद रखेंगे, इसको देख लेंगे कि कब इसको मनाया जाएगा एकता दिवस परेड। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, तो सरदार पटेल का बर्थ एनिवर्सरी कब है, ये शायद उस दिन है, ये भी 31 अक्टूबर को ही है शायद, 31 हाँ ये भी शायद 31 अक्टूबर एक दिन है जिस दिन इंदिरा गांधी का है, उस दिन शायद इनका भी है कुछ, किसी दिन ऐसे ही है शायद कि 14 नवंबर, नहीं आज ही तो है, लेकिन इनका जो है देखिए तो कब है, हमको लगता है कि शायद 14 नवंबर को है शायद, या कब है, मतलब किसी और के साथ कोलाइड करता है, ये मुझे ध्यान है। आज ही का दिन है, ठीक है ठीक है, आज ही का दिन है इंदिरा गांधी का। हाँ कब है बर्थ, हाँ तो वही तो बर्थ एनिवर्सरी ना बोल रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, इसीलिए इसको आज नेशनल इंटीग्रेशन डे डिक्लेयर है पहले से 31 अक्टूबर। तो हम लोग इंदिरा गांधी को ही याद करने में, क्योंकि उनकी आज के दिन हत्या हुई थी, तो पटेल जी को भूल जाते थे अक्सर, ये आता था बात पहले भी, पटेल जी का सेलिब्रेशन नहीं हो पाता था, लेकिन अब इन लोगों ने उठाया है कि नहीं पटेल जी का सेलिब्रेशन, तो 31 अक्टूबर जो है एकता दिवस परेड करेंगे आज, तो क्योंकि आज नेशनल इंटीग्रेशन डे है, राष्ट्रीय एकता दिवस है। चलिए अब बिहार असेंबली इलेक्शन, नेक्स्ट पेज पर बिहार असेंबली इलेक्शन को लेके कई न्यूज़ हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको पढ़ के आइडिया लेते रहना है कि क्या हो रहा है बिहार इलेक्शंस में, क्या इश्यूज उठाए जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए नीचे में एक फोटो दिखाया गया है महिला का, कि एक भैंस के साथ, या गाय है शायद, हाँ गाय है, तो गाय के साथ खड़ी है बीना रानी, जो वो दिखाया कि 10,000 रुपये जो मिले हैं उसको, उससे उसने गाय खरीदी है और उस गाय के साथ वो फ़ोटो खिंचा रही है। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि देखिए 10,000 रुपये मिले लेडीज़ को और उससे वो एक गाय खरीद के अपना कुछ अपना काम धंधा रोज़गार कर सकती हैं, फैमिली को चला सकती हैं। तो और यहाँ न्यूज़ भी है नीचे, उसके नीचे कि कास्ट न्यूट्रल विमेन वोटर्स में रैली बिहाइंड नीतीश, की जो महिलाएं हैं, महिला वोटर्स हैं, वो बिना जात पात को देखते हुए जो है वो नीतीश जी का साथ दे सकते हैं, ऐसा यहाँ न्यूज़ में कहा गया है। तो और कुछ न्यूज़ है ये बिहार से जुड़ा हुआ, तो ये सब आप देख लेंगे, हाँ थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि इतना बड़ा हाईलाइट में चल रहा है इस बार का असेंबली इलेक्शन, तो आ सकता है आगे। नेक्स्ट पेज पर है पेज 6 न्यूज़, फुल्ली अवेयर ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट सेज सेंटर। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है आप जानते हैं, अंडमान और निकोबार दो ग्रुप है आइलैंड्स के, अंडमान्स और निकोबार। निकोबार ग्रुप में एक है जो बड़ा आइलैंड है, वो है ग्रेट निकोबार। तो वहाँ जो है कुछ ये चल रहा है प्रोजेक्ट जो है, यानी हमको लगता है कोई क्या प्रोजेक्ट है, टूरिज्म का होगा कुछ, उससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है। देखिए न्यू हेडलाइन कह रहा है फुल्ली अवेयर ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट सेज सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पूरी तरह हम जानकारी है कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है वहाँ, तो हम उससे पूरी तरह जागरूक हैं। उसके नीचे सब हेडिंग है कि द सेंटर टेल्स द एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दैट नो ट्राइबल पर्सन विल बी डिस्प्लेस्ड। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एनजीटी को एक एश्योरेंस दिया है कि किसी भी ट्राइबल पर्सन यानी आदिवासी व्यक्ति को जो है, जो वहाँ का रहने वाला है बहुत पहले से, उसको अपनी जगह से हटाया नहीं जाएगा।
नोटिंग दैट द प्रोजेक्ट विल कवर अबाउट 18% ऑफ ग्रेट निकोबार एरिया। हालांकि ये भी उसने माना है, स्वीकार किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रेट निकोबार के एरिया के 18% एरिया में ये चलेगा प्रोजेक्ट। लीविंग ओवर 2/3 ऑफ इट्स लैंड मास एज फॉरेस्ट, और उसमें 2/3 वो उसका जो है ज़मीन है वो जंगलों की तरह वैसे का वैसे छोड़ देंगे, यानी उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जंगलों को, पेड़ पौधों को। तो इसको आप समझ लेंगे क्या न्यूज़ है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात है, लोगों को अपने जगह से हटाने की बात है। तो उस पर सरकार ने भी कहा है कि नहीं, हम किसी भी ट्राइबल को हटाएंगे नहीं उसकी जगह से। तो इसको समझेंगे क्या यहाँ इश्यूज है। फिर है, देखिए, इंडिया रेडी टू हेल्प अफगानिस्तान विथ हाइडल प्रोजेक्ट्स, MEA। तो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा गया है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है हाइडल यानी वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी डैम, मल्टीपर्पज़ डैम वगैरह बनाने के। तो भारत ने कहा है कि ये अफगानिस्तान को हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगा वहाँ पर। तो ये भी दोनों देश के बीच में संबंध अच्छे करने की कोशिश है, दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश है। तो हाँ, जस्ट हाँ, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक, तब तक आप देखिए इसको 2 मिनट के लिए मेरे। ओके, सो हमने ये अफ़गानिस्तान का न्यूज़ देख लिया था। एंड नेक्स्ट बिग न्यूज़ इज प्रियंका गांधी सेज NEP ब्रेन वॉशिंग चिल्ड्रन, प्रधान स्लैम्स कमेंट्स। अब यहाँ NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई थी लास्ट, उस पर जो है कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो प्रियंका गांधी जो हैं, कांग्रेस की जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो NEP है, दिस इज़ ब्रेन वॉशिंग चिल्ड्रन। ये बच्चों के दिमाग को एक उसके ब्रेन वॉश करना, यानी कि उसके विचारों को बदल देना। तो ये बच्चों के सोच को, उनके विचार को बदलने की कोशिश है, ठीक है, बीजेपी के द्वारा। एंड प्रधान स्लैम्स कमेंट्स, जो धर्मेंद्र प्रधान लीडर हैं बीजेपी के, वो जो है उन्होंने इन जो कमेंट्स हैं प्रियंका गांधी के, उसकी जो है निंदा की है। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है आप पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। NEP पर क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार, मेंस में भी, PT में भी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद काफ़ी बहस हुई उस पर, जिसके तहत कि अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला भी लाया गया, ठीक है ना, जिसका लेके कि आपने देखा कि इतना लैंग्वेज को लेके कंट्रोवर्सी हुई पूरे देश में। साउथ के स्टेट्स ने, महाराष्ट्र और सभी स्टेट्स ने इसको ये किया कि ये हमारे लैंग्वेज को दबाने की कोशिश है, हम क्यों 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाएं। हम पहले से जो 2 लैंग्वेज फार्मूला, यानी एक मदर टंग और एक जो है लिंक लैंग्वेज, जिसमें कि हायर एजुकेशन को कैरी किया जा सके, तो ये फार्मूला चला आ रहा था पहले से, उसको छोड़ के हम 3rd लैंग्वेज हिंदी को हम क्यों ये फोकस करें। और यहाँ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की बात है, ठीक है। तो ये
इश्यूज को समझने की है कि क्या है, किन बातों को ये उठा रही है प्रियंका गांधी जी, और फिर सरकार का क्या उस पर स्टैंड है, और जगह से जो है मतलब न्यूज़पेपर्स का या और पार्टीज़ का क्या स्टैंड है, या अलग अलग गवर्नमेंट्स का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या इसमें है। उसके बगल में फिर है एनएमसी अर्जेस कॉलेजेस टू बी पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्वे। अब ये देखिए नया हो रहा है मेंटल हेल्थ सर्वे, ठीक है ना। ये मेंटल हेल्थ का, लोगों के मेंटल हेल्थ को लेके एक सर्वे किया जा रहा है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है एक अलग एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ चुका है, जहाँ की लोगों का मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आज मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में जो है, चाहे वो साइकोलॉजी हो या साइकियाट्री हो या न्यूरो हो, ठीक है, या ओल्ड एज यानी गेरियाट्रिक्स बोलते हैं, तो उनको लेके हो, ठीक है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा लोग को समस्या आ रही है, बिकॉज द न्यू स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल and the new eating and living habits have drastically affected the mental health of people, ठीक है। हमारी जो दिमाग की सोच होती है, दिमागी हालत जो होती है, वो कई चीज़ों से अफेक्ट होती है। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर जनरल हेल्थ। आपका जनरल हेल्थ कैसा है। देखिए, एक आदमी हेल्दी रहता है तो अपने आप वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है, वो खुश महसूस करता है, वो काफ़ी एंथुजियास्टिक होता है, कोई काम करने में रुचि होती है उसकी, वो इनिशिएटिव कोई लेता है, कोई काम करने की सोचता है, लोगों से अच्छे से मिलता जुलता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी तरफ जो बीमार है वो नेचुरली वो एक सैड होता है, वो इरिटेटेड फील करता है, फिर उसके व्यूज़ नेगेटिव होते हैं, वो किन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर। तो एक हेल्थ जो है वो अपने आप आपके जनरल हेल्थ, आपके मेंटल आउटलुक को अफेक्ट करता है। ये तो एक जनरल एस्पेक्ट हुआ कि कोई भी व्यक्ति देखिए कि जब वो काम से थक जाता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब थका हुआ आएगा और उस समय आप उसको कुछ बोलिएगा तो आपसे इरिटेटेड वे में रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वो आदमी अभी फ्रेश है, रिलैक्स्ड है, तो उससे आप बोलिएगा तो वो अच्छे से आपसे बात करेगा। ये तो एक जनरल बात हो गई। लेकिन अब मेंटल हेल्थ, अब पता चले कि स्ट्रेसफुल लाइफ, तो देखिए मैंने आपको कई बार आपको भी समझाया है, ये एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट आपको भी ये ज़रूरी है कि जैसे वर्क एंड रेस्ट, इसका साइकिल जरूर। जैसे आदमी है, उठता सुबह उठता है, दिन भर काम करता है, फिर रात में सोता है। तो जनरल एक ये है कि 16 घंटे का जो है दिन या काम, तो 8 घंटे की नींद, 2:1 रेशियो में चलता है कि 16 घंटे काम तो 8 घंटे, मतलब 16 घंटे के आप एक्टिव हैं तो 8 आवर्स यू गो फॉर स्लीप। दिस साइकिल इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो ये तो एक हुआ जनरल फिजिकल फिटनेस। लेकिन दूसरी तरफ है मेंटल। तो मेंटल है कि माइंड को भी जो है जितना वो वर्क करेगा उसको उतना रेस्ट भी चाहिए, और माइंड जितना ज़्यादा वर्क करता है उतना ज़्यादा उसको रेस्ट करना पड़ता है। कई लोगों का काम ऐसा होता है, इट इज़ इन्वॉल्विंग द माइंड टू मच, सो दे नीड टू रिलैक्स टू मच ऑल्सो, ठीक है ना। मेंटल रिलैक्सेशन, कई बार ये होता है जैसे आपने फिजिकल वर्क बहुत किया तो वहाँ आपको फिजिकली लेटना होता है, बस आप लेट गए आराम से, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो बॉडी को रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन दिमाग का ऐसा नहीं है, दिमाग लेटा हुआ है तब भी वो अपना कुछ सोच सकता है, एक्टिव रह सकता है। तो दिमाग जो है तभी रिलैक्स होता है व्हेन इट इज पीसफुली asleep। जब आदमी सोता है देन द बॉडी फिजिकली एज वेल एज मेंटली ही गेट्स रिलीफ। तो माइंड जो है वो उसका जितना वर्क करेगा उसको उतना रिलैक्सेशन, यानी कि जितना अगर कोई डीप मेंटल वर्क करता है उसको उतना प्रॉपर स्लीप चाहिए। और दूसरी तरफ है इमोशंस,
कि जहाँ आप अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, काम करते हैं, बहुत मेंटल टेंशन में काम करते हैं, तो फिर देन यू नीड हैप्पी रिलैक्स्ड मोमेंट्स ऑल्सो, यू नीड हैप्पी पर्सनल लाइफ ऑल्सो, अदरवाइज योर मेंटल इमोशनल स्टेट विल बी डिस्टर्ब्ड। तो आजकल ऐसा है कि पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर, पहला तो सबसे पहले कि प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिर जनरल फिटनेस अफेक्ट होगा, और जनरल फिटनेस अफेक्ट होगा, मेंटल फिटनेस भी अफेक्ट होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि देर आर सो मच स्ट्रेसेस इन लाइफ, लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। एक बच्चा है, वो बच्चा पैदा होता है और वो 2-3 साल का होता नहीं कि उससे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है पेरेंट्स की, अरे अच्छे से चले, अरे खूब तेज चले, खूब दौड़े, फिर वो बोलना शुरू करे, फिर वो पढ़ना शुरू करे तो भाई जल्दी बहुत अच्छा पढ़े, बहुत नंबर स्कोर करे, ये करे वो करे। देर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस। पहले नहीं होता था, पहले लोग जो है कहते थे अभी तो बच्चा है, खेलने की उम्र है, उसको छोड़ देते थे 12, 15, 14 साल तक की उम्र तक की, अभी ये ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। और वो भी अपना रिलैक्स, कोई वो बहुत लाइफ में ऐसा नहीं था, बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत कंपटीशन, तो पीपल यूज टू ग्रो इन अ रिलैक्स्ड वे। आज बच्चा मतलब 3-4 साल का नहीं हुआ कि उससे पेरेंट्स का एक्सपेक्ट, देखिए आप, और अभी एक मोबाइल कल्चर और आ गया है, इसे देखिए कि वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों को शामिल कर रहे हैं, इज टू मच। तो इससे एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है। आजकल बच्चों में देखिए मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, वो मोबाइल एडिक्शन इसीलिए हो रहा है फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसको उससे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, अपने पसंद की चीज़ देखता है, या उसमें कुछ वो वीडियो है, एनिमेशन वगैरह जो भी है, ही गेट्स रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड। क्यों है? क्योंकि आज बच्चों को देखिए, पहले हम लोग को खूब खेलने कूदने की जगह होती थी, चले जाते थे, पेड़ पर चढ़े हुए हैं, फल तोड़ रहे हैं, है ना, खेल कूद कर रहे हैं, खुली जगह होती थी, यहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ चले जा रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, नए नए पेड़ पर देख रहे हैं, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ ओपन स्पेस। कहाँ चले जा रहे हैं, जहाँ से मन है वहाँ से चले जा रहे हैं, कोई न रोकने वाला है न बोलने वाला है, ठीक है, जहाँ मन घूम रहे हैं। बच्चे थे खुराफात, खेल रहे हैं, जब मन हो रहा है अपना मैच खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। आज इतना रिस्ट्रिक्शंस हो गया है, आज शहरों में जगह नहीं है, बच्चे आज अपने अपार्टमेंट्स, अपने फ्लैट्स में सीमित होकर रह गए हैं, उनको खेलने के लिए ओपन स्पेसेस नहीं है। जहाँ जाइए गार्जियन की रोक टोक, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि गार्जियन भी डरा हुआ है। शहरों में इतने क्राइम्स हैं हर जगह हैं कि आज, और गार्जियन हर समय उसको, नहीं यहीं रहो, कहीं मत जाओ, बैठे रहो, यहीं खेलो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो इतने स्ट्रेसेस हैं, और बड़े होते जाइए फिर तो टेंशन है लाइफ में तरह तरह के। और सोशल लाइफ आज जो है बहुत डिसरप्ट हो गया है। आज आदमी जो है बस अब वो अपने पर, अपने परिवार पर फोकस करने के लिए मजबूर हो गया है, ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है। पहले होता था, बहुत से दोस्त होते थे, बहुत सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, एंड दे यूज टू बी अ गुड रिलैक्सेशन फॉर पीपल, कि हाँ कोई मिल गए, कोई रिलेटिव मिल गया, उससे अपना बात कर लिए, उसके यहाँ चले गए। आज है कि इतना अजीब कॉम्पिटिटिव लाइफ और एक मनी ड्रिवन लाइफ हो गया है, जहाँ सिर्फ पैसों से ज़िंदगी चल रही, कि मतलब रिलेशंस भी उस तरह के नहीं रहे। तो मतलब कहने का मतलब एक सोशल जो है वो माहौल बहुत चेंज हो गया है। आज आदमी बस अपने पर फोकस करने के लिए मजबूर, तो इसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है आदमी में। और लाइफ का तो अब देखिए, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंग पीपल आर फेसिंग हार्ट अटैक। अभी कल मुझे बताया 2.5 साल का बच्चा, उसको कैंसर, एक 2.5 साल का बच्चा, उसको कैंसर था। हाँ, उसको ठीक हो गया, तो मैंने कहा कि हाँ इसलिए ठीक हो गया क्योंकि ही वॉज जस्ट वेरी अर्ली बॉर्न, और उसका जो है अभी बहुत ग्रोथ
बॉडी में था, इसलिए उसके बॉडी ने उसको इजीली कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि बच्चे के शरीर में बहुत हीलिंग पावर होती है। बट हाउ डिड ही गेट कैंसर? डेफिनेटली फ्रॉम द पेरेंट्स और मे बी सम अदर रीज़न। तो समझिए कि इतने कम एज से ही इतने सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आ रहा है, और फिर बड़े होते होते तो दैट इज़ वाई पीपल आर गेटिंग मेंटली सिक। तो इसलिए मेंटल हेल्थ की बात आज 10 सालों से हो रही है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके लिए हर जगह डिपार्टमेंट्स बनाया जा रहा है। पहले लोग नहीं समझते थे इन बातों को, अब धीरे धीरे सब, क्योंकि जो एडवांस्ड लाइफ में है, जो अर्बन लाइफ में है, या जो एक जॉब्स में है, सर्विसेज में है, they have to face a lot of stress, and so they need sometimes they don't know how to handle the stress, and so they become mentally sick। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, काम करते हैं, रिलैक्सेशन नहीं, नींद नहीं ले पा रहे, अभी आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग टू स्लीप, मेरा अभी इतना 1 महीने से ये है कि आई जस्ट वांट टू स्लीप पीसफुली, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी स्लीप, तो डेफिनेटली आई विल गेट सिक। आई गेट सिक नॉर्मली ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस। तो रेस्ट नहीं मिलेगा तो आदमी क्या होता है, तो बुखार आ जाता है, सर्दी लग जाती है, कोई फिर दवा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह आदमी जब मेंटली स्ट्रेस को वो नहीं कर पाता है, तो फिर उसका जो है कभी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, कभी उसको साइकोलॉजिकल कुछ बीमारी हो जाएगी, साइकियाट्रिक, है ना, जो आपने देखा भी है कुछ बच्चों को। तो दीज इश्यूज आर वेरी कॉमन नाउ डेज। देखिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, डाइवोर्सेज हो रहे हैं आपस में, मतलब तरह तरह के मर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए एक केस हुआ कि भाई इंस्पेक्टर कोई कहीं था जिसने कि किसी डॉक्टर को असॉल्ट किया, और वो डॉक्टर शी कमिटेड सुसाइड। तो सच थिंग्स आर हैपनिंग, एंड सो पीपल मतलब ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेंटल स्टेट, है ना। आदमी एक परेशान होता है, तो अभी कल की ही देखिए जो न्यूज़ है कि एक आदमी ने होस्टेज सिचुएशन क्रिएट किया, वहाँ बच्चों को होस्टेज बना लिया, और फिर जो है ही वाज किल्ड इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। व्हाट वाज दैट? दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। he got very frustrated by something। अब मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कुछ बातें आई न्यूज़ में, लेकिन अब वो क्या कितनी सही हैं गलत है नहीं कह सकते हैं। बट ही वॉज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड ही वॉन्टेड टू अ सोल्यूशन फॉर दैट। उसने बोला भी कि सोल्यूशन मैं करने की कोशिश करूँगा बातचीत से। उसने बोला मैं बातचीत से सोल्यूशन कुछ निकालना चाहूँगा। बट जस्ट टू मेक द गवर्नमेंट सीरियस ही गेव द वार्निंग कि देखिए कोई अगर यहाँ ने कोशिश किया तो मैं आग लगा दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। बट ही वॉज किल्ड, एंड आई कैनॉट से व्हाई ही वॉज किल्ड, बट ये भी एक इट वॉज अ प्रॉब्लम बाय बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग losing their minds, losing their sense due to the stress of civil service preparation and the life in Delhi। दिल्ली में रहना भी it is very stressful, very difficult। हर कोई एडजस्ट कई बार नहीं कर पाता। एक बच्चा है, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा आया था नया नया तैयारी करने, और वो जो है तो एक बिल्डिंग में रहता था। उस बिल्डिंग में बच्चे रहते थे, काफ़ी पढ़ने वाले रहते थे। एक एयरफोर्स का ऑफिसर आया था एग्ज़ाम देने के लिए यूपीएससी का। वो कई बार से दे रहा था, उसका इंटरव्यू में रुक जा गया। एक बार उसने दिया था, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर वो देने आया, वो छुट्टी लेके देने आया था 2-3 महीने मेंस के लिए। तो वो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, मतलब लोग कहते थे कि इसको सोता हुआ तो देखते ही नहीं है, कब सोता है पता नहीं। तो हमसे कहता था कि सर पास हो जाऊंगा ना, मैं पीटी पास हो जाऊंगा। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, पास हो जाओगे, आप तैयारी करो मेंस की। एंड ही वॉज वेरी स्टूडियस, बहुत मेहनत से कर, सब कहते। बट अनलकीली
अनफॉर्चुनेटली वो पीटी में ही फेल हो गया। और पीटी में, और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, सारे मेंस में भी इंटरव्यू में भी। एक सब्जेक्ट में एक पेपर में ही उसे बहुत कम मार्क्स मिल गए थे, और वो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन गया था। और वो मुझसे बोलता था कि सर उस दिन के बाद से मैं एक भी दिन नहीं हुआ जब मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे उसमें मार्क्स कम क्यों मिले, क्योंकि फर्स्ट पेपर में उसको उसी सब्जेक्ट, हिस्ट्री ही सब्जेक्ट था उसका, फर्स्ट पेपर में उससे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स थे, और सारे पेपर में उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स थे। वो था भी बहुत अच्छा लड़का, बिहार का ही था। लेकिन सेकेंड पेपर में इंडियन हिस्ट्री में उसको मात्र 20 मार्क्स मिले थे, जहाँ फर्स्ट पेपर में उसे 200 कुछ थे और सेकेंड पेपर में उसे सिर्फ 20 मिले थे। उसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया था। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और पेपर में अच्छे आए थे, बट ड्यू टू दैट ही वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड फ्रॉम दैट। मतलब उस दिन से बोला कि सर 2-3 साल हो गए उस घटना को, या 4 साल हो गए। फिर उसने ब्रेक ले लिया था, फिर 3 साल उसने वहाँ एयरफोर्स में रह के खूब पढ़ाई की, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के यहाँ मेन्स के समय 2 महीने की छुट्टी लेके आया था, इसलिए वो बहुत पढ़ता था 2 महीने। वो कहता था सब लड़का कि सर उसको सोते हुए नहीं देखते हैं। और वो, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब वो मतलब दिन में हमसे 3 बार पूछता था कम से कम, और ज़्यादा हुआ तो 8-10 बार भी डेली, सर मैं पास हो जाऊँगा ना, मैं पास हो जाऊँगा। मैं कहा पास हो जाओगे, आप अपना तैयारी करो। बट समहाउ एक्चुअली उसने क्या, वो घबरा गया था, उसने स्कोर पूरा नहीं किया था पीटी में, उसने छोड़, जानते हुए क्वेश्चंस को छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं मेरा ऐसा ना हो नेगेटिव हो जाए। वो जानता था लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया कि नहीं कहीं नेगेटिव ना हो जाए, वो उसके अंदर डर बैठ गया था और उसने जानते हुए छोड़ दिया था। और मैंने कहा कि आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए था, कर देना चाहिए था, और वो 1-8 नंबर से पीटी ही फेल हो गया। तो ये तो उसकी बात हुई। अब ये मैं दूसरे बच्चे की बता रहा हूँ कि जो एक बच्चा उसी समय नया नया तैयारी करने आया था, उसी बिल्डिंग में रह रहा था हरियाणा का। वो देखता था उसको, उसी के फ्लोर पर रहता था, वो देखता था ये बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। मुझसे आकर कहता है सर ये मुझे लगता है इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले यही है। मैंने कहा पढ़ता तो है वो। अब वो क्या हुआ, 1 हफ्ता वहाँ रहा, उसको देख के फ्रस्ट्रेट होके वो चला गया लड़का वापस। जो हरियाणा वाला था वो बोला इतना पढ़ना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ छाड़ के चला गया वापस अपने घर। 1 हफ्ते बाद हम कहे लड़का वो आ नहीं रहा है मिलने, तो मैंने पूछा लड़कों से कि भाई वो लड़का कहाँ है, तो बोले सर वो तो छोड़ के चला गया खाली। क्यों? तो बोला सर फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला मुझसे नहीं होगा इतना पढ़ाई जो है। तो कहने का मतलब है कि देखिए ही वॉज अंडर स्ट्रेस। उसने देखा अपने आसपास इतना पढ़ रहे हैं, उसे क्या पता कि भाई वो तो 2-3 महीने के लिए आया है छुट्टी लेके, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है आर्म्ड फोर्स में, तो वो तो अपना पूरा उसको पढ़ने के लिए यूटिलाइज ही करेगा। तो वो पढ़ रहा था और वो नया बच्चा था, उसने देख के फ्रस्ट्रेट हो गया, वो चला गया छोड़ छाड़ के। तो यही है कि इतने तरह का स्ट्रेस है, दिल्ली में रहना, बहुत सी बातें होती हैं। तो इसलिए हर किसी के लिए तो मेंटल हेल्थ जो है ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और इमर्जिंग इशू है, क्योंकि आजकल सबको हो रहा है। पहले सिर्फ मानते थे कि ठीक है बुज़ुर्गों को मेमोरी लॉस होने लगता है, याददाश्त नहीं रहती है, याद नहीं रहता है, या और भी कई तरह के डिजीज़, पार्किंसंस हैं, अल्जाइमर्स हैं, ये सब होते रहता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे है कि सबको हो रहा है। पहले तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी आया सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए, क्योंकि देखिए मोदी कर रहे हैं चाय पे चर्चा और बच्चों को काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, बोर्ड एग्जामिनीज को, क्योंकि उनमें भी है। ठीक है, हम लोग बच्चे थे उस समय, हमारी सिस्टर सुने बेहोश हो गई थी, पानी चढ़ रहा है एग्जाम के पहले, ये हाल था। तो स्ट्रेस होता है बच्चों को। बोर्ड एग्ज़ाम्स अब वो भी कम कर दिया गया कि सबको पास कर देना है, अब एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस ही नहीं है। फिर भी तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेंटली आप फिट रहेंगे तभी कुछ काम। नहीं तो देखिए आज आप देख रहे होंगे ये सब नई बातें हैं कि बताइए आईएएस और बताइए डीजीपी रैंक का ऑफिसर अभी सुसाइड कर लिए। अभी देखिए, अभी जो पूरन चंद जो हरियाणा में आया, एडिशनल डीजीपी का सुसाइड, कास्ट इशू जो चल रहा था, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस क्रिएटेड ऑन हिम बाय
मिसबिहेवियर ऑफ अदर कलीग्स, लोग शायद उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, इस स्ट्रेस से उसने जो है सुसाइड कर, बताइए कितना सीनियर ऑफिसर, एडिशनल डीजीपी, यानी अब वो स्टेट का हेड होने वाला था और वो सुसाइड कर ले रहा है। और बहुत सारे आपने देखा यंग आईएएस ऑफिसर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिस और हर तरह का बिजनेसमैन सुसाइड कर रहा है। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का इन्होंने एक सर्वे कर रहे हैं गवर्नमेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो है, और इन्होंने कहा है कि कॉलेजेस जो है, मेडिकल कॉलेजेस को भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट करना होगा। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इस सर्वे में जो है अपना काम करेंगे जो है। तो ये मैंने आपको मेंटल हेल्थ पर काफ़ी दे दिया, इसलिए कि ये आपको इस पर एस्से भी लिखने को आ सकता है, लॉन्ग आंसर लिखने को भी आ सकता है, ये इमर्जिंग इशू है, इसलिए मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया। नाउ अगेन देखिए, अब एग्ज़ाम्स की मैंने बात की तो नेक्स्ट न्यूज़ है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है फरवरी में शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स का आ गया, बच्चों की टेंशन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज HC साइट्स यानी हाई कोर्ट साइट्स डिफेक्ट इन प्रोब कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ 4 इन CRPF अटैक केस। तो यहाँ देखिए ये न्यूज़ जो है कि इसमें हाई कोर्ट ने जो है जो जांच हुई, प्रोब का मतलब जो जांच हुई, पुलिस के द्वारा जो केस होता है उसमें जांच की जाती है, तो उस जांच में कुछ डिफेक्ट का हवाला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस जांच में सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है उसमें, और इसलिए जो डेथ सेंटेंस दिया गया था पहले एक्यूज्ड को, वो कम्यूट यानी उसको बदल दिया गया है, ठीक है, और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको बदल दिया गया है, ठीक है। ये CRPF अटैक केस है कुछ, तो इसको आप देखेंगे कि कैसे कम्यूटेशन होता है सेंटेंस का, यानी कि उसको बदल दिया जाता है दूसरे सेंटेंस में। तो आपने पढ़ा है ये सब रिलीफ। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पेज साइंस, देखिए शॉर्टर सिंपलर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। अब यहाँ देखिए कैंसर से जुड़ा हुआ इशू है, और कैंसर में जो है ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ कैंसर अमंग विमेन। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल जो है, तो उसको लेके यहाँ पर जो है ये आर्टिकल है। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें थोड़ा सा आइडिया दूँ कि देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है, तो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है एक कि महिलाएं नेचुरल डिलीवरी नहीं करती हैं, और दूसरा कि जो है बच्चों को दूध नहीं पिलाती। ये दोनों जो है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो क्रिएट करता है चांसेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर कोई महिला बच्चों को नेचुरली डिलीवर करती है और उसको दूध पिलाती है अपना, तो द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर रिड्यूस्ड वेरी मच। और ये कारण बन गया है कि आजकल जो है वो औरतें नेचुरली नहीं डिलीवर कर पाती हैं जिस भी कारण से, और दूध नहीं पिलाती हैं अपना डायरेक्टली बच्चों को, तो इस वजह से ये फैल रहा है। नाउ कैंसर आप जानते हैं, मैंने काफ़ी आपसे चर्चा किया है, और ब्रेस्ट्स में जो है ट्यूमर्स बन जाना, और वो ट्यूमर्स जो है आगे चल के कैंसरस हो जाते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको लेके यहाँ आर्टिकल आया है कि शॉर्टर सिंपलर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, यानी ब्रेस्ट कैंसर का और सिंपल और छोटा यानी कम ड्यूरेशन का इलाज हो पा रहा है, वेयर एविडेंस मीट्स प्रैक्टिस, जहाँ की कुछ एविडेंस भी देखने को आ रहा है और उसको देखते हुए लोग उसको प्रैक्टिस में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो है आपका आर्टिकल है, साइंस आर्टिकल है कैंसर से जुड़ा हुआ, उसमें आपको इसमें कई सारा चीज़ कैंसर के ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स और उसके बारे में पता चलेगा। बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये, तो इसको आप पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए भी और वैसे भी जो है। हाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, हाउ एडवांसेस इन स्क्रीनिंग स्टेंटिंग टेक्निक्स have made it possible to prevent many strokes. Now this article is about heart, and this is World Stroke Day,
नीचे आप देखेंगे उसमें है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, यानी कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, उसके कारण ये स्ट्रोक से जुड़ा हुआ, स्ट्रोक बोलते हैं एक हार्ट में किसी तरह का मेल फंक्शनिंग होता है टेम्पोररी, उसको स्ट्रोक, यानी हार्ट अटैक भी जो है या ब्रेन से जुड़ा हुआ एक्चुअली है, ये ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। ब्रेन जब पार्शली थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, यानी कुछ काम करना बंद कर देता है, कई बार शॉक में चला जाता है, तो ये स्ट्रोक उसको भी कहते हैं। तो ये आप देख लेंगे, एक्चुअली ये स्ट्रोक ज़्यादा यहाँ ब्रेन से ही जोड़ के इन्होंने ये किया है, हालांकि है ना, तो इसको समझेंगे आप पढ़ के कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिटोरियल पेज, और वहाँ अगर हम हिंदू के एडिटोरियल पे देखें, मीनिंगलेस ट्रूस, ये कह रहे हैं मीनिंगलेस, ये फालतू का ये ट्रूस हुआ है। तो ये जो है इजराइल में जो ट्रूस हुआ है इजराइल पर, उसके बारे में कमेंट हिंदू पेपर कर रहा है कि दिस इज मीनिंगलेस। और फिर है आउट ऑफ द फोर्ट्रेस, टाइगर कंजर्वेशन पॉलिसी, तो ये टाइगर्स के बारे में जो है कुछ आर्टिकल है कंजर्वेशन का, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ है AI इज रीराइटिंग ऑफ रूल्स ऑफ एजुकेशन। AI जो है वो नए तरह से एजुकेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है, इसको लेके यहाँ एक आर्टिकल है जो काफ़ी अच्छा है, हमको लगता है आपको पढ़ना चाहिए। AI से जुड़ा हुआ आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उससे जुड़ा आर्टिकल है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इज लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रीम। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, इसको ही पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। इसमें AI और लैंग्वेज का कुछ रिलेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट ओपिनियन पेज 9 पर आर्टिकल है शुड AI बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलर। ठीक है, तो खैर अब क्या बोले, इसमें हम लोग को भी समझना होगा क्योंकि बहुत नया ये फील्ड है, नया है, और उसका क्या उसमें पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, शुरू शुरू में आया है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं लोगों को, तो इसको बहुत तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है। बट हाउ गुड इट इज़, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इस बहुत अच्छा ये आर्टिकल है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे समझेंगे, है ना। ये दिया है कि स्कूल एजुकेशन में क्या AI को सिखाना चाहिए, करना चाहिए, क्या है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है कवरिंग अ नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ डिजास्टर के बारे में दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे, जानेंगे डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट। एक फोटोग्राफ है पिक्चर ऑफ द वीक, अ ग्रैंड होम कमिंग। अच्छा, ये लगता है नागा लोगों का जो है वहाँ, हाँ, टी मोइवा का है। अ वार्म वेलकम बीइंग गिवन टू नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड लीडर टी मोइवा in Somdal in Manipur's Ukhrul district. Mr. Moiva, 91, came home some 6 decades after he left to join the Naga freedom movement. His homecoming rekindled hope for a settlement
ऑफ नागा पीस प्रोसेस। तो यहाँ टी मुइवा जो है, जो कि बहुत बड़े पुराने लीडर हैं नागा के, तो वो आए हैं वापस अपने होमलैंड 60 सालों के बाद। उनके स्वागत में लोग जो है अपने ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस को पहने हुए हैं और अपने ट्राइब के सपोर्ट को दिखा रहे हैं, उनके स्वागत करने में जा रहे हैं। फिर देखिए एक और एआई से जुड़ा आर्टिकल एक्सप्लेनर है, व्हाट विल पावर एआई डेटा सेंटर्स। व्हाट विल पावर एआई डेटा सेंटर। अब एआई के जो डेटा सेंटर्स हैं, यानी एआई से जुड़े हुए, क्योंकि एआई जो है वो डेटा पर वर्क करता है। एआई जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा पर वर्क करता है। डेटा सेंटर्स होते हैं उसके, जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा आता जाता है। जैसे देखिए एआई का मैं एक आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई बताइए पटना में जो है किस रूट पर जो है यानी पटना के ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर किया जाए। तो अगर हमारे पास ये डेटा है कि किस किस रूट में कितनी गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि अगर ट्रैफिक कैमराज वगैरह हैं हमारे और उनसे हमारा इन्फॉर्मेशन अगर मिल सकता है कि कितनी गाड़ियां हैं, तो हम उस तरह से आसानी से हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई कितनी गाड़ियां जो चल रही हैं, तो कहाँ कहाँ कितना रश है कहाँ, तो उस हिसाब से किस रोड्स को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एआई है। एआई और कुछ नहीं है, जस्ट प्रोसेसिंग द डेटा और उसके हिसाब से कोई जो है डिसीजन लेना, रिजल्ट देना। अभी अगर मान लीजिए कि मैं अपना बोलूं, आदमी कैसे काम करता है, आदमी को ही सोचिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बस आदमी की सोच को मशीनों में डालने की कोशिश की गई। अब आदमी कैसे काम, किसी आदमी से आप पूछिए कि भाई कौन सा मोबाइल लिया जाए, तो वो क्या, वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसने देखा जो सुना, उसमें जो लोगों से ज़्यादा सुनता है कौन क्या ले रहा है सब, अगर ज़्यादा लोगों ने सैमसंग का तारीफ़ किया होगा, उसके फीचर्स बताए होंगे उसकी, तो वो कहेगा हाँ सैमसंग का ले लीजिए, सैमसंग का अच्छा है। अगर उसे ज़्यादा लोगों ने नोकिया की तारीफ़ की होगी तो हाँ नोकिया अच्छा है, सब लोग बोलते हैं कि नोकिया अच्छा है। कैसे वो डिसीजन ले रहा है, क्योंकि सब लोग, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नोकिया, उसने बताया, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि नोकिया में ये फीचर है वह, या सैमसंग में। दिस इज ह्यूमन थिंकिंग। अब मशीन क्या करता है कि वो लगातार लोगों का जो फीडबैक है उसको देखता, मतलब रिकॉर्ड करता रहता है, लोग किस मोबाइल्स की तारीफ कर रहे हैं, और उस हिसाब से वो अपना एक रिजल्ट बना। अगर सबसे ज़्यादा तारीफ आया सैमसंग के लिए, अगर आप उससे पूछते हैं कि मैं कौन सा मोबाइल लूँ, तो वो बोलेगा सैमसंग ले लीजिए। यही है एआई। तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डेटा पे वर्क करता है और उसके लिए डेटा सेंटर्स होते हैं जहां डेटा को मॉनिटर किया जाता है, हर तरह का डेटा। एवरी एक्टिविटी ऑन इंटरनेट इज बीइंग मॉनिटर्ड। आप देखिए बहुत सारा काम करते हैं नेट पर, तो वो आपसे, मतलब आप समझ भी नहीं पाते हैं और आपके सारे डेटा को मॉनिटर किया जाता है। आप देखिए अपने आप टाइप करते हैं, अपने आप आने लगता है, क्योंकि पहले जो आपने टाइप किया होगा वो सर्च में या एड्रेस बार में वो अपने आप आने लगता है, क्योंकि वो मॉनिटर किया जा रहा है। आप एक एक जो भी कैरेक्टर इंटरनेट पर टाइप कर रहे हैं वो सारा चीज़ मॉनिटर हो रहा है, और उसी के लिए डेटा सेंटर्स होता है। तो आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, आप किन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, आप किन चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, आप किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, किन चीज़ों को आप देख रहे हैं, मतलब सारा चीज़। तो ये जो है एआई के डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है, और वहाँ वो उस सब डेटा पर वो अपना आपको वो देता है,
रिजल्ट, जो भी कुछ आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट विल पावर एआई डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब है, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर है कि कुछ लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज बनाने की बात चल रही है कि भाई अब इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको कहाँ से हम पैदा करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके, उन्हीं चीज़ों की बात है यहाँ। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें और भी जैसे इलेक्ट्रिक जो ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये सब और भी कई चीज़ों की बातचीत है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। हाउ मारी सेल्वराज हैज पोर्ट्रेड दलित लाइफ्स विद इन तमिल सिनेमा, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, वाजई मूवी का फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है एक वाजई मूवी है, मैंने देखा है इस मूवी को। इसमें आगे जो बच्चा है वही इस मूवी का हीरो एक तरह से होता है, बच्चे पर ही मूवी, बच्चे और उसकी माँ पर। तो दिखाया है कि माँ अपने बच्चे को वो करने के लिए, पालने के लिए बहुत कुछ करती है, और फिर बच्चा कैसे उसको वो करता है, तो ये बहुत तो उसी में दिखा रहा है कि कैसे दलित यानी उसमें गरीबों की ज़िंदगी को दिखाया गया है इस मूवी में, कि गरीब आदमी है या मतलब दलित कास्ट का है, तो उसको क्या क्या सहना पड़ता है और कैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे को क्या सहना पड़ता है वगैरह। तो ये सारे इस मूवी में दिखाया गया, और उसीलिए इसमें एक तरह से एक दिखाया है कि हाउ मारी सेल्वराज हैज़ पोर्ट्रेड दलित लाइफ विद इन तमिल सिनेमा। तमिल सिनेमा में जो दलितों के जीवन को कैसे यहाँ दिखाया गया है और उनमें कैसे आगे बढ़ने की सोच होती है, तो ये सारी बातें हैं। यहाँ नीचे एक डेली क्विज है जो है ना, तो ऑन अक्टूबर 24 एडवर्टाइजिंग लेजेंड पीयूष पांडे डाइड एट एज ऑफ 70। तो इसी 24 अक्टूबर को 70 साल की उम्र पीयूष पांडे, जो बहुत एडवर्टाइजिंग में बहुत जिनका नाम था, उनकी मौत हुई। तो उनसे जुड़ा हुआ कुछ क्विज है। जैसे सामने एक फोटोग्राफ अगर आप बड़ा करके देखें जो इसमें है, जिसमें कि फेविक्विक का ऐड दिखाया गया है कि एक आदमी लगा हुआ है घंटों से मछली मारने में, मरने एक आदमी क्या किया, दिमाग लगाया, उसमें फेविक्विक 3-4 जगह लगा के पानी में डाला और उसमें मछली आके चिपक गई फट से। तो ये इस तरह का जो है ये ऐड जो है पीयूष पांडे बनाए थे, तो उनसे जुड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। क्या नेक्स्ट इज पेज बिजनेस। देखिए, ओवर 600 MOUs वर्थ ₹12 लाख करोड़ साइंड एट द मैरीटाइम वीक। तो मैरीटाइम वीक अभी चल रहा है, जिसमें कि मतलब सी ट्रेड, ठीक है, मैरीन ट्रेड से जुड़ी हुई जो है चल रही एग्रीमेंट्स। तो लगभग 600 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिनका कि टोटल अमाउंट लगभग 12 लाख करोड़ है, ऐसे साइन किए गए हैं। अब ये सब फिगर्स दिखाने के लिए जो है थोड़ा होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपना क्रेडिट दिखाने के लिए फिगर्स की बात करती है कि 12 लाख करोड़ के MOU। अरे भाई, MOU सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होता है। MOU होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, सोचेंगे, कर सकते हैं, और करना जरूरी नहीं है। तो ये खाली एक लेकिन ठीक है, फिर भी अब कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है वाली बात है कि कम से कम कह तो रहे हैं कि करेंगे। तो मैरीटाइम ट्रेड से जुड़ा हुआ डील्स हुआ है, 600 MOU जो है साइन हुए हैं, जिसके की टोटल वैल्यू 12 लाख करोड़ है। पढ़िएगा इसको क्या क्या हुआ है।
इंडिया एक्सपेक्टेड टू ऐड 6 गीगावाट ऑफ न्यू विंड एनर्जी कैपेसिटी। अब विंड एनर्जी क्या फोकस है, इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो 6 गीगावाट विंड एनर्जी का कैपेसिटी और ऐड कर लेगा। तो विंड एनर्जी पर यहाँ बात हुआ है, इसमें आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है विंड एनर्जी की बात। बाकी सब जो है प्राइवेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फिर बिजनेस, पेज 13। देखिए वाई व्हाट आर रेयर अर्थ्स, वाई आर, देखिए रेयर अर्थ मेटल्स पे दे दिया है ना। अभी आपको हम शुरू में बोल रहे थे यूएस चाइना का जो हो रहा है, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेंगे क्या क्या इसमें देखिए दिया गया, क्या क्या रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, क्या उनका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होता है, कौन देश ज़्यादा पैदा करते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, पूरा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। यूएस रोस्टर्स टीयरिंग थ्रू कॉफी स्टॉक्स वेटिंग फॉर ब्राजील ट्रेड डील। अब जो है यहाँ कॉफी ट्रेड से जुड़ा हुआ, तो ये भी ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए फोटो में दिखाया जा रहा है फ्रूट्स, ये कॉफ़ी बीन्स हैं, कॉफ़ी का फ्रूट है, रोबस्टा कॉफ़ी फ्रूट्स, सीन इन सॉ गैब्रियल डी पाल्हा ब्राज़ील। ब्राज़ील में पेड़ों पर ये कॉफ़ी के फ्रूट्स लगे हुए हैं, अब इनको सुखा के फिर रोस्ट किया जाता है। तो यहाँ यूएस और ब्राज़ील के बीच में कॉफ़ी के कुछ जो है ट्रेड का डील होने जा रहा है, उसको लेके ये दिया जा रहा है। तो आप इसमें समझेंगे कॉफ़ी कैसे प्रोसेस होती है, कैसे बनती है, कहाँ से सप्लाई जाती है, किस किस क्वालिटी की होती है, क्या उसमें इश्यूज होते हैं देशों के बीच में, सब। नेक्स्ट इज ओपन एआई लेज ग्राउंड वर्क फॉर अप टू $1 ट्रिलियन IPO। ओपन एआई जो एआई की एक बड़ी प्रोजेक्ट है, ओपन जहाँ वर्ड आया नहीं कि वो फ्री का होता है, ठीक है ना, ओपन वर्ड जितना यानी कि इट इज़ फ्री फॉर द पीपल, ये किसी का अपना प्राइवेट नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है, बल्कि दिस इज़ फ्री टू यूज़ बाय द पीपल। तो एआई का जो फ्री ऑप्शन है वो है ओपन एआई, बाकी सब पेड ऑप्शन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, ये सब पेड ऑप्शन है। ये जो है तो ओपन एआई पढ़ेंगे, ओपन एआई क्या वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, यहाँ IPO रेज करना चाह रहा है। फेड एड्स रिंकल टू मार्केट्स विथ दिसंबर कट नाउ इन डाउट। तो यहाँ फेड जो है शॉर्ट में कहा जा रहा है फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का एक इकोनॉमिक, जैसे हमारे यहाँ RBI काम करती है वैसे वहाँ है फेडरल रिजर्व, तो उसको शॉर्ट में फेड लिख दे। फेड एड्स रिंकल यानी एक उसने रिंकल ले आया, जैसे कहते हैं झुर्रियाँ पड़ गई, तो यहाँ कह रहे हैं कि बाजार में झुर्री पड़ गई है फेड के कारण, क्योंकि अब वो जो दिसंबर में रेट कट करने वाला था इंटरेस्ट रेट्स में, वो अब डाउटफुल है। तो जब रेट कट नहीं होगा तो चीज़ें महंगी रहेंगी, तो लोगों के मतलब वर्ल्ड के इकोनॉमी में एक रिंकल आ गया, एक चेहरे पर झुर्री पड़ गई, सोच के कि हाँ जो सस्ती होने वाली थी महंगाई वो कम नहीं होगी शायद। तो कैसे ये क्या डिसीजन लेने वाला है, कैसे लेने वाला था, क्या उसको लग रहा है, ये सारा समझेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिज्यूम टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इमीडिएटली, ट्रंप टू पेंटागन। देखिए अब ट्रंप ने कहा है पेंटागन यानी वहाँ का जो मिलिट्री विंग है गवर्नमेंट का, उसको कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना शुरू कीजिए तुरंत। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद इजराइल हिट्स गाजा अगेन आफ्टर क्लेमिंग सीज फायर इज बैक। तो इजराइल और गाजा में फिर जो है
लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लिमिट्स रेफ्यूजीज टू 7,005 फेवर्स वाइट साउथ अफ्रीकन। अब यहाँ ट्रम्प जी की सरकार ने रेफ्यूजीज की संख्या को लिमिट किया है और वो वाइट साउथ अफ्रीकन को प्रीफर कर रहे हैं और देशों के लोगों के अलावा। इधर फिर है फोटोग्राफ मनी हाइस्ट। फ्रांस का बहुत फेमस लूवर म्यूज़ियम है, वहाँ से जो है वहाँ के जो राजा रानियों के मुकुट थे उनके हीरे चोरी हो गए हैं, तो उसका लूवर म्यूज़ियम का ये बाहर का सीन दिखाया जा रहा है। रशिया स्ट्राइक्स पावर ग्रिड इन यूक्रेन टू किल 17 इंजर्ड। रशिया यूक्रेन का ये लड़ाई के बारे में कह रहे हैं, वहाँ के पावर ग्रिड को इसने हिट किया अपने मिसाइल्स वगैरह से। फिर है दिशा नायके लॉन्चेस नेशन वाइड ड्राइव टू एंड श्रीलंकाज ड्रग मेनेस एलिजेस पुलिस लिंक। उसी तरह फिर एक और कोई है दिशा नायके श्रीलंका में, जो उन्होंने वहाँ ड्रग्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है और उसमें कहा है कि पुलिस का भी इसमें जुड़ा हुआ है, सांठगांठ है। और कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लीजिएगा। एक है क्लाइमेट प्रोजेक्ट है, फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के समझ लीजिएगा क्या है। ये कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। In 2 years, Israel has erected about 1,000 barriers in occupied West Bank. उसी तरह जो वेस्ट बैंक पे जहाँ कब्जा है इजराइल का, उसने कह रहा है कि 2 साल में 1,000 वो बैरियर वहाँ बना दिए। Egypt hopes vast new museum by pyramids will accelerate tourism। इजिप्ट ने म्यूज़ियम, जो वहाँ पिरामिड्स हैं उनके बगल में म्यूज़ियम बनाए हैं और वो सोच रहे हैं कि म्यूज़ियम बनने से टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो ये जो है वहाँ का न्यूज़। फिर स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट जो है जेमिमा के जो जेमिमा क्या है, हाँ, तो उसके खेल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो पेपर हो गया जितना